हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम करना सीखेंगे पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। एज यू नो कि जो पेडागोजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपके सीटेट, एसटेट इन सभी एग्जाम्स में आती है। डीएसएस भी हो गया और पेडागोजी जिसमें भी आती है, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ पेडागोजी का जो 2023 का जो पेपर है जनवरी फरवरी में हुआ था, पेपर 2, उसकी पेडागोजी में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। सो पेडागोजी जरूरी नहीं है कि ओनली पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स ही देखें, आप पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं एंड अदर एग्जाम वाले भी, एग्जाम फॉर प्रैक्टिस वो देख सकते हैं। सो चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं पेडागोजी। सो इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है एंड वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली, ऑर्डरली एक जैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली, इंडिविजुअलिस्टिक एंड सीक्वेंशियल, इंडिविजुअलिस्टिक एंड डिसऑर्डरली। क्या मतलब समझते? यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली मतलब एक जैसा होना चाहिए सबका और एक ऑर्डर में होना चाहिए हर एक का, हर एक बच्चे का। यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली, एक सबका यूनिफॉर्म में होना चाहिए बट डिसऑर्डर में होना चाहिए। या इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिक्वेंशियल, इंडिविजुअली होना चाहिए और एक सिक्वेंशियल फॉलो होना चाहिए, एक सीक्वेंस की पहले ये फिर देन एक ऑर्डर में फॉलो हो। इंडिविजुअलिस्टिक एंड डिसऑर्डरली, इंडिविजुअलिस्टिक और डिसऑर्डर हो आगे पीछे कुछ। तो ये जो बात हो गई है यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली वाली, इससे तो पढ़ते ही हमें समझ आता है कि यूनिफॉर्म एक जैसा तो होता नहीं। तो ये दो ए एंड बी ऑप्शन है, इसे तो हम कर देंगे कट। यहाँ पे सी एंड डी में जो आपका पॉइंट है इंडिविजुअलिस्टिक, दिस इज करेक्ट, बट जो अनदर नेम दे दिया यहाँ पे सिक्वेंशियल एंड डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली तो होना ही नहीं चाहिए ना। जो चीज बच्चे को पहले सिखानी चाहिए हम उस ऑर्डर को ही तो फॉलो करेंगे ना। अगर डिसऑर्डर में हम करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी डन चिल्ड्रन का डेवलपमेंट। तो जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, इंडिविजुअल होती है। ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी ही डेवलपमेंट होती है, हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग होता है ना, डेवलपमेंट अलग होती है। तो इंडिविजुअलिस्टिक एंड एक सिक्वेंस फॉलो होता है। जैसे हमने पियाजेट की स्टोरीज में अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा ना कि पियाजेट की जैसे जो स्टेजेस होती है बच्चों से फॉलो करते हैं, तो वैसे ही इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिक्वेंशियल होनी चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। Then come to the next question. Theorists now prefer to certain periods as sensitive periods rather than critical periods in recognition that. कि जो theorists होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं, जो कुछ पीरियड्स होते हैं ना जैसे सेंसिटिव पीरियड हो गया उसकी जगह क्रिटिकल पीरियड्स रिकॉग्नाइजेशन में। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। डेवलपमेंट इज डायनामिक इन नेचर, डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट ओनली, डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक। तो जो डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, क्या वो डायनामिक नेचर में? डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है, नेचर एक जैसी नहीं होती, चेंज है, डायनामिक है। डेवलपमेंट एक हेरिडिटी से ही हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स पेरेंट्स या मदर फादर से जो भी बच्चे का है उसके थ्रू ही हम उसकी डेवलपमेंट देख सकते हैं। अगर पेरेंट्स काफी हेल्दी तो बच्चा भी काफी हेल्दी होगा। ये डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट ओनली, एनवायरमेंट से ही डेवलपमेंट में असर पड़ेगा या सिर्फ। एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक, डेवलपमेंट फिक्स होती है। तो ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक, ये तो गलत हो जाता है क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कि हर एक की डेवलपमेंट इंडिविजुअलिस्टिक होती है, एक जैसी नहीं होती। तो फिक्स तो हम कह ही नहीं सकते, फिक्स नहीं हो सकती। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट ओनली, सिर्फ एनवायरमेंट से बच्चा नहीं डेवलप होता, नो, दिस इज रॉन्ग। और हेरिडिटी से सिर्फ ओनली डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, नो।
डेवलपमेंट डायनामिक है नेचर में। ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है, जो लाइन बोली जा रही है, करेक्ट है कि हाँ जो डेवलपमेंट होती है वो नेचर में काफी डायनामिक होती है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट योर थर्ड इज नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप। एक मिनट होल्ड ऑन। नरेश एंड मुकेश दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं। अब काफी डिफरेंसेस शो होते हैं उनके सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सेम एज ग्रुप के हैं, उनका सामाजिक एंड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी काफी डिफरेंट है। इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज के कारण? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सेफेलोकॉर्डल तो प्रिंसिपल तो हो ही नहीं सकता, सर से पैर वाला। प्रॉक्सिमो डिस्टल भी नहीं हो सकता बीच से। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा डेवलपमेंट, ये तो होता ही नहीं। ए उनको बोला है सेम एज ग्रुप के है बट उनमें डिफरेंस है। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण। हर एक पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबकी हर एक की कुछ ना कुछ अलग डेवलपमेंट होती है। तो दैट्स वाई उसका सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट भी डिफरेंट है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। Assertion. Delay in achievement of developmental milestones by children can be directly attributed to heredity. Assertion क्या बोला है? जो डिले होती है डेवलपमेंटल माइलस्टोन की चिल्ड्रन को अचीव करने में, वो हम हेरिडिटी से भी चेक कर सकते हैं। हेरिडिटी का असर भी उस पर पड़ता है। रीजन, एनवायरमेंट फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो कोई रोल ही नहीं प्ले करते डेवलपमेंट में बच्चे की। तो ये जो पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई भी रोल प्ले ही नहीं करते, ये तो गलत है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा इन्वायरमेंट का कोई असर ही नहीं पड़ता बच्चे की डेवलपमेंट। तो ये तो रीजनिंग तो रॉन्ग हो गई। एंड जो एजर्शन है कि हेरिडिटी का असर पड़ेगा उसकी डेवलपमेंट पे, अगर उसके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आएगी। नो, अचीव करने में उसमें भी दिक्कत होगी। तो ये भी रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर केस में हम ये नहीं मान सकते कि अचीवमेंट डेवलपमेंट डिले माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि चिल्ड्रन के पेरेंट्स का है, इसलिए उसकी भी देर होगी। तो एक तरह से दोनों ही गलत है। तो कौन सा वाला गलत हो जाएगा? बहुत ANR ट्रू, तो ट्रू वाला तो है ही गलत। बहुत ANR ट्रू, ये भी गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नो, A भी गलत ही है। तो बहुत ANR फॉल्स। तो योर करेक्ट आंसर इज ANR फॉल्स। देन योर फिफ्थ इज सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, जो बच्चे की सोशलाइजेशन होती है वो कैसी होती है? सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। सिंपल होती है और एक लीनियर सीक्वेंस में चल रही है। अनऑर्डरली एंड वेल लेआउट प्रोसेस। ऑर्डरली सोशलाइजेशन भी कोई ऑर्डरली होती है, तो ये भी रॉन्ग है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, कि एक कॉम्प्लेक्स है और एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। फिक्स्ड एंड स्टैटिक प्रोसेस भी नहीं होता। सिंपल फिक्स तो है ही नहीं ये कुछ। ये कॉम्प्लेक्स होता है कि हर एक का सोशलाइजेशन जो होता है चिल्ड्रन का काफी कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट तरह के पर्सन होते हैं और बच्चा डिफरेंट तरीके से उसको अंदर डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं। नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इंटरफेरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक? कौन से स्टेज पर बच्चा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है, चिल्ड्रन अपनी एबिलिटीज इन्फेरेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, बहुत लॉजिकली। तो ये जो स्टेजेस आपको गिवन है, बताइए किसकी स्टेजेस गिवन है? चारों किसने दी थी ये चारों स्टेजेस? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी तो आप जरूर बता देंगे कि ये स्टेजेस किसने दी है। एंड मैंने आपको ये जो वर्ड्स है SPCF, उसकी एक फुल फॉर्म इजी टू लर्न करने का एक सीक्वेंस में एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस यू कैन से बोला था इसके फुल फॉर्म के फॉर्म में। तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे क्या थी। तो अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी, दे नो लॉजिकली जो बच्चा है थिंक कौन से स्टेज में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। तो अपने सेंसेस से समझना स्टार्ट करते तो 2 साल के बच्चा 2 साल तक की एज होती है इसमें कहां से बच्चा लॉजिक सोचने लगेगा?
प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो बच्चा बोलना ही स्टार्ट करता है, सेंटेंसेस बोलना फ्रेम स्टार्ट करता है, अपनी बात दूसरों को बताना शुरू करता है, उनकी बात समझना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। तो प्री ऑपरेशनल भी नहीं हो सकती। एंड जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा स्टार्ट तो करता है बट बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं सोच पाता। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अच्छे से एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकली अच्छे से सोच पाते हैं। इसमें कौन सी एज तक के बच्चे आते हैं? 12 से ऊपर तक की जो एज के बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नाउ योर 7th इज in Jean Piaget's theory, dash is said to occur when the child modifies the existing schema to account for a new experience. जीन पियाजेट थ्योरी में क्या गया है कि जब चिल्ड्रन मॉडिफाई करता है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो पहले से है आपके माइंड में, उसी में कोई नई चीज को एग्जिस्ट करता है, मॉडिफाई कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? Accommodation, organization, metacognition is scaffolding. तो जब हम मॉडिफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। जो चीज हमारे माइंड में पहले से ही थी उसको और मॉडिफाई कर दिया, न्यू एक्सपीरियंस है उसी में चेंज ला दिया, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हम, ना ही उसे स्कैफोल्डिंग करेंगे, ना ही हम उसे मेटाकॉग्निशन करेंगे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जीन पियाजेट्स थ्योरी, ईगोसेंट्रिज्म रेफर्स टू द, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है जीन पियाजेट की थ्योरी में? ये वर्ड भी मैंने पढ़ाया था, ईगोसेंट्रिज्म। कौन सी स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिज्म होता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्टेज में पियाजेट की बच्चा ईगोसेंट्रिज्म ज्यादा होता है। और ईगोसेंट्रिज्म का यहाँ पे मतलब क्या है? द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम, कि एक टाइम पे एक एस्पेक्ट से ज्यादा उस सिचुएशन में कंसीडर कर पाना, एक से ज्यादा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के एक टाइम पे निकाल पाना। द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो टेंडेंसी ऑर्गेनाइज करने की थिंकिंग प्रोसेस में, अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, उसमें ऑर्गेनाइज कर पाना अपने प्रोसेस के अंदर माइंड में। द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ चीजें उसका यूज करके वर्ल्ड में कुछ सेंस क्रिएट करना। या द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, जो वर्ल्ड को देखना, ये जो एक्सपीरियंस दूसरों का है उसको सिर्फ अपने नजरिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपने व्यू ऑफ पॉइंट से। तो ईगो सेंट्रिक वर्ड ही ऐसा है जिसमें हम ईगो दिखा रहे कि मैं जो कह रही हूं वो सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में। तो जैसा कि आपको, आई होप आप मैसेज कमेंट में बता चुके होंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को देख रहा है, अपने ही तरीके से वर्ल्ड को देख रहा है। तो बच्चा काफी ईगोसेंट्रिज्म है। एंड आई होप आपने इसका बताया होगा कि कौन से स्टेज में इसका आंसर है, कौन से स्टेज में हमने ईगोसेंट्रिज्म में पढ़ा था। तो इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था कि बच्चा उस स्टेज में काफी ईगोसेंट्रिज्म होता है, अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है, अपने अकॉर्डिंग ही सोचता है हर एक चीज। नाउ योर 9th इज एज पर लेव वाइगोट्स्की डैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे के माइंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है? कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या स्कीमा। सो योर करेक्ट आंसर इज कल्चरल कॉन्सेप्ट। जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की। तो वाइगोट्स्की का कहना भी यही है कि जो बच्चा है, जो समझता है, सीखता है, वो कल्चर से, सोसाइटी से सीखता है। तो इस पे भी मैं जल्दी आपको वाइगोट्स्की की एक थ्योरी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। पियाजेट की तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हो। और जैसा कि अभी तक आपने देखा, हमने अभी तक ओनली 9 क्वेश्चंस कवर अप करे हैं और एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हमने पियाजेट को देखने को मिल गए हैं, है ना। 3 क्वेश्चंस हमने पियाजेट के तो पढ़ ही लिए हैं। तो पियाजेट की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है पेडागोजी में, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछने आ जाते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगोट्स्कियन प्रिंसिपल्स वुड प्रमोट
क्लासरूम जो होता है वाइगोट्स्की प्रिंसिपल के आगे वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो उसके प्रिंसिपल है, एक क्लासरूम बनता है तो उस क्लासरूम में वो क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं बच्चों में? रेसिटेशन एंड रिकॉल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज। सो अब आप इसका आंसर देखिए, जो सबसे बेस्ट सुटेबल है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में वाइगोट्स्की के प्रिंसिपल्स ने जो क्लासरूम बिल्ड करा था उसमें वो कोलैबोरेटिव लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे एक साथ बैठ के लर्न करना सीखे। देन योर नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज लॉरेंस कोलबर्ग प्रपोज इन हिज थ्योरी। जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेजेस दे रखी है मोरल डेवलपमेंट की? तो मोरल डेवलपमेंट की लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में टोटल 6 स्टेजेस दे रखी है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था जो डायरेक्टली आपको थ्योरी पता होगी तो आप इसको कर लेंगे। तो जितने भी ये जो वाइगोट्स्की है, लॉरेंस कोलबर्ग है, इन पे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अभी जैसा कि हमारा आपको पता है सीटेट का पेपर जुलाई में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप ये वीडियोस देखिए एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। Then your 12th question is, at which stage of Kohlberg's moral development do individuals believe that fixed rule must be obeyed in order to maintain the social order? कौन सी स्टेज पे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट में इंडिविजुअल को ये बिलीव करना चाहता है कि फिक्स रूल ओबे किए जाने चाहिए एक मेंटेन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? मतलब जिसमें जो रूल्स है वो फॉलो किए जाए उसी सीक्वेंस में, ताकि एक समाज में जो ऑर्डर चल रहा है वो फॉलो हो सके। तो कौन सी स्टेज है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो जो कोलबर्ग के स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड एक ऑर्डर में, क्योंकि जैसा कि वो बात ही ऑर्डर की कर रहा है तो आज का आंसर भी लॉ एंड ऑर्डर होगा कि एक ऑर्डर में चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर। देन योर 13th इज डांसर्स, एथलीट्स एंड एक्टर्स पोसेसेस हाई डैश एज पर हॉवर्ड्स गार्डनर थ्योरी। अब गार्डनर थ्योरी ने बताया जो डांसर, एथलीट, एक्टर होते हैं वो कौन सी इंटेलिजेंस उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? गार्डनर ने टोटल 9 इंटेलिजेंस दे रखी है, कई इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। तो एज अगर कोई डांसर, एथलीट, एक्टर है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? स्पेशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? स्पेशियल इंटेलिजेंस किसी चीज में, या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो बोलने वाली चीज है, जर्नलिज्म हो गया, रिपोर्टर हो गया, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएगा। या कोई डिबेट वगैरह में काफी अच्छा है तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कही जाएगी उसमें। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो बॉडी के साथ अच्छे से मूव कर सके, जैसे डांसर अपने बॉडी का यूज करता है तभी तो वो इतना अच्छे से परफेक्टली डांस करता है। एथलीट्स हो गए जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। एक्टर्स, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो 3 नाम दिए उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एंड जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ये तो हो ही नहीं सकता। इंट्रापर्सनल माने इंडिविजुअल अपने अंदर की बात, तो डांसर्स वगैरह का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे जो डांसर्स वगैरह यूज करते हैं वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का वो यूज कर रहे हैं। देन योर 14th इज अ टीचर्स रिमार्क्स टू बॉयज इन अ co-education class, be a man and don't behave like girls would encourage। एक टीचर बॉय को एक स्टेटमेंट या एक लाइन बोलती है, वो है बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। एक मैन बनो, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो ये लाइन सुन के आपको क्या लगता है वो क्या दे रही है? जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी या जेंडर इक्वालिटी? तो वो बताएंगे जेंडर इक्वालिटी जो है ये तो हो ही नहीं सकता। इक्वालिटी कहां से वो दिखा रही है? वो क्या वो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया ना कि मैन बनो, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, कि ये जो तुम बिहेव कर रही हो ये पर्टिकुलर लड़कियों का रोल है या आप लड़कियों का रोल निभा रहे हो, लड़कियों की तरह मत करो। जेंडर इक्विटी भी नहीं हो सकता, इक्वल तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। रोल फ्लेक्सिबिलिटी भी वो नहीं कह रही कि रोल करो, वो क्या जेंडर स्टीरियोटाइप पहले से माइंड में सेट कर दे जा रहा है बच्चे के कि ये लड़कियों का वर्क है, ये आपके मैन का वर्क है। बॉय ये नहीं कर सकती बिहेव, अगर ये आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो तो ये लड़कियों की तरह है।
तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइप को एनकरेज कर रही है एक टीचर। तो अब आप भी टीचर्स बनने जा रहे हो, तो एज अ टीचर आपके अकॉर्डिंग आप ये नहीं करोगे स्टीरियोटाइप वाली चीजें। डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हमें क्लास में यूज नहीं करनी चाहिए। एंड देन 15, आज की इस वीडियो में 15 कराओगी, नेक्स्ट वीडियो में हम 15 करेंगे, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा करेंगे उतना ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी, समझ आएगी। सो नेक्स्ट 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट चिल्ड्रन असेसमेंट की करेक्ट है? प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इज कंपैरिजन, प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू जनरेट एंजाइटी एंड फियर, assessment should be carried out using a variety of means, assessment should not include self assessment by children। अब कोई भी असेसमेंट आप कर रहे हो चिल्ड्रन की, तो कौन इनमें से सबसे करेक्ट कौन सा तरीका है? प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन करके आप असेस करोगे? कभी भी हमें कंपैरिजन क्लास में तो करना ही नहीं चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। एज अ टीचर आप अपने आप को उस जगह रखे देखो, अगर आप टीचर हो तो क्या आप कभी भी किसी बच्चे को कंपेयर करोगे? जब हम कंपेयर करते तो बच्चा उस चीज को डेवलप नहीं करता, वो नेगेटिव वे जाता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है हमारा एक बच्चे की तरफ, बच्चा उस चीज को गलत वे में ले लेगा। तो ये तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। टू जनरेट एंजाइटी एंड फियर, डर पैदा कर देना बच्चे में असेसमेंट के। हमारा मेन पर्पज ये होता है असेसमेंट का, बच्चे को असेस करना कि उसमें डर बैठ जाए, एंजाइटी हो, टेंशन लेने लगे। नो, असेसमेंट का मेन रोल होता है कि ताकि बच्चा उसको डेवलप करे। तो ये दो चीजें तो रॉन्ग है। असेसमेंट शुड बी कैरी आउट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मीन्स, तो हम जो भी असेस कर रहे हैं बच्चे को सिर्फ एक तरीके से नहीं कर रहे, एक ही चीज का यूज करके उसे असेस कर दिया, रिटर्न टेस्ट ले लिया तो मतलब गलत दिया तो इट मीन्स बच्चा वीक है। नो, हमें वैरायटी ऑफ मीन्स यूज करने, ओरल टेस्ट या डिफरेंट वर्कशीट्स यूज करो, प्ले के थ्रू उसको ऑब्जर्व करो, कई सारे तरीके यूज करो। हर एक बच्चे की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है, तो हमें हर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मीन्स यूज करनी चाहिए बच्चे को असेस करने के लिए। या असेसमेंट शुड नॉट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट बाय चिल्ड्रन, कि असेसमेंट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपने आप सेल्फ असेसमेंट करे। तो सोचो सबसे बेस्ट आंसर है वो है मीन्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीन्स यूज करने चाहिए बच्चे को एक्सेस करने के लिए। एज यू सीन कुछ कुछ में नहीं लाइट लाइट टिक होगा, तो ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं इसे ऑलरेडी फील कर चुकी थी जब मेरा एग्जाम था, अभी मैंने भी दिया था तो उसमें मैंने ये यूज करी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देख के आंसर दो, अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। एंड आज 15 डन करें, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 15 डन करेंगे। तो मेरा यही फोकस है कि ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट में आप लर्न करो, 20 मिनट्स की 25 मिनट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए। अभी लाइव सेशन स्टार्ट नहीं किए जा रहे हैं, लाइव सेशन भी जल्दी स्टार्ट करूंगी जब हमारी थोड़ी जो फैमिली है लेट्स स्टार्ट की थोड़ी बड़ी हो जाए, तब हम उस पर लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। सो ये था आपका 15th पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा जितने हमने क्वेश्चंस करे, 15 क्वेश्चंस। सो आप मुझे बताइएगा कि आपने मेरे आंसर देने से पहले कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए थे, कितने के आंसर्स आपको आते थे अकॉर्डिंग टू 15 में से कितने मार्क्स आप ला पाए हैं। जब भी आप कोई भी वीडियो या कोई भी पेडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आप उसे जरूर चेक करें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आप कितने तक ला सकते हैं, कितने तक आपको आता है। सो अब यहाँ की वीडियो मैं यहीं पे डन करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलेगी कि मेरी वीडियो कैसी है, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, टू बी टीचर्स। एंड आई होप जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी का एग्जाम जरूर क्लियर हो।